हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 19 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ किस देश में मनाया जा रहा है? जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अमेरिका। देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह यानी कि नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई है। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। यूएसए के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरेबियन एवं मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के द्वारा हिस्पैनिक विरासत सप्ताह के रूप में की गई थी। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को परियोजना लागत का कितना प्रतिशत तक अनुदान देती है? आपके ऑप्शंस हैं 65%, 70%, 85% या 90%। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 90% तक। देखिए, भारत सरकार एकीकृत वस्त्र पार्क योजना यानी कि स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत कर रही है। यह योजना कपड़ा इकाइयों की स्थापना के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 40% तक अनुदान दिया जाता है। और जैसा कि आपसे प्रश्न में पूछा गया है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों के लिए परियोजना लागत का 90% तक अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक टेक्सटाइल पार्क के लिए 40 करोड़ रुपए की धनराशि सुनिश्चित की गई है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा हाल ही में सौर चक्र 25 शुरू होने की घोषणा की गई है? जाक्सा, सिनेस, इसरो या नासा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें नासा। देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है। इन्होंने 15 सितंबर 2020 को नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त रूप से एक सहमति पत्र जारी किया है जिसमें सौर चक्र 25 यानी सोलर साइकिल 25 के शुरू होने की घोषणा की गई है। ठीक है, NOAA और NASA यानी कि नासा के द्वारा संयुक्त रूप से यह घोषणा की गई है। एक नया सौर चक्र तब शुरू होता है जब सूर्य अपने न्यूनतम संभव मिनिमा फेज में पहुंच जाता है। जब भी सौर चक्र बदलता है, सूर्य का चुंबकीय ध्रुव उल्टा हो जाता है। वैज्ञानिकों ने सौर चक्र 24 यानी कि सोलर साइकिल 24 के समाप्त होने की घोषणा की, जिसकी अवधि दिसंबर 2008 से सितंबर 2019 तक थी। ठीक है, बात कर लेते हैं नासा की। तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 29, 1958 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। देश में सांप से निपटने को संस्थागत रूप देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? आपका राइट ऑप्शन है इसमें केरल। देखिए, केरल देश में सांप से निपटने को संस्थागत रूप देने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल वन विभाग ने सांपों को मानव बहुल स्थानों से बचाने और निर्जन क्षेत्रों में छोड़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सांप पकड़ने वालों को प्रमाणित करने का कदम सांप पकड़ने वालों द्वारा अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आरोपों के बीच में आया है, जो कि सांप के लिए तनाव पैदा करते हैं और उनके और दूसरों के जीवन के लिए जोखिम पैदा करते हैं। दिशा निर्देश ने 21 से 65 वर्ष की आयु के बीच के सर्प हैंडलर्स के लिए प्रमाणन बनाना अनिवार्य कर दिया है। प्रत्येक जिले में सर्प हैंडलर्स की सूची तैयार करने के लिए सहायक वन संरक्षक ACF सामाजिक वानिकी के द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी। चुने हुए लोगों को सांप के सुरक्षित और वैज्ञानिक संचालन पर एक अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जबकि प्रमाणन 5 वर्षों के लिए वैध होगा। बात कर लेते हैं केरल की। तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, CM है विजयन यानी कि पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में लागू किए गए सिंगापुर कन्वेंशन का संबंध किससे है? रक्षा सहयोग से, स्वास्थ्य सहायता से, पर्यावरण से या विवाद मध्यस्थता से? आपका राइट ऑप्शन है इसमें विवाद मध्यस्थता से। देखिए, मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन अब लागू हो गया है। यह भारत और अन्य देशों में व्यवसायों से जुड़े कॉरपोरेट विवादों की मध्यस्थ समझौतों को लागू करने के लिए हुआ है। यह उन देशों के लिए अधिक प्रभावी तरीका प्रदान करेगा जो कि कन्वेंशन के लिए हस्ताक्षर करता है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो कि मध्यस्थता से परिणाम देता है, के रूप में भी माना जाता है और यह सिंगापुर के नाम पर होने वाली संयुक्त राष्ट्र की पहली संधि भी है। जैसा कि कन्वेंशन बिल में है कि सीमाओं के पार इस मध्यस्थ समझौते को लागू करने की मांग करने वाले व्यवसाय सीधे उन देशों के न्यायालयों को आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने संधि के अनुसार समझौते को लागू करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, बजाय कि प्रत्येक देश की घरेलू प्रक्रिया का सामना करे बिना।
ठीक है। कन्वेंशन के तहत सामंजस्य और सरलीकृत प्रवर्तन ढांचा समय और कानूनी लागतों में बचत का अनुवाद करता है, जो कि निश्चितता के समय में व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान। सिंगापुर ने संयुक्त राष्ट्र आयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों और गैर सरकारी संगठनों के साथ में मिलकर के इस कन्वेंशन पर काम किया था। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन भी करिएगा। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, महालया पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या झारखंड? आपका राइट ऑप्शन है इसमें पश्चिम बंगाल के द्वारा। देखिए, महालया हिंदू कैलेंडर के अनुसार देवी पक्ष की शुरुआत और पितृपक्ष की समाप्ति का प्रतीक है। पितृ पक्ष 16 चंद्र दिन की अवधि है, जब हिंदू अपने पूर्वजों को श्राद्ध, प्रार्थना और भोजन प्रसाद के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। बंगाल में महालया दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। महालया वह दिन माना जाता है जब देवी दुर्गा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महालया के पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी गई हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो राजधानी है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, ईएसआईसी ने अटल बीमित कल्याण योजना को कब तक के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया है? 31 मार्च 2021, 30 अप्रैल 2021, 31 मई 2021 या 30 जून 2021? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 30 जून 2021 तक के लिए। देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में ईएसआईसी ने अटल बीमित कल्याण योजना का 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक यानी कि 1 वर्ष के लिए और विस्तार करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार गंवाने वालों का बेरोजगारी राहत भत्ता भी बढ़ा करके 50% करने का इसमें फैसला किया गया है, जो कि 25% पहले था। चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी ने हाल ही में बेरोजगार हुए ईएसआईसी लाभार्थी सदस्यों को विस्तारित अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना यानी कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए दिशा निर्देश जारी इसमें किए हैं वर्तमान में। बात कर लेते हैं ईएसआईसी की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, जो कि एक्ट था 1948 का, उसके तहत। तो देखिए, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस इज ए सेल्फ financing social security and health insurance scheme for Indian workers. The fund is managed by the Employees State Insurance Corporation as in की ESIC according to rules and regulations stipulated in the ESI Act 1948. ESIC is a statutory body and administrative ministry in Ministry of Labour and Employment Government of India. ठीक है, इनके अंतर्गत ये काम करती है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 समग्र श्रेणी किसे दिया गया है? आईआईटी मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, एनआईटी नागपुर या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई? आपका राइट ऑप्शन है इसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। देखिए, द्वितीय चरण का ये सम्मान है उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार। उसको विश्वकर्मा दिवस पर एआईसीटीई के तहत संस्थानों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 14 श्रेणियों में 34 चयनित संस्थानों को प्रदान किया गया है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने समग्र श्रेणी में टॉप किया है। उसके बाद में मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है। 2020 के पुरस्कार के लिए थीम इंडिया फाइट्स कोरोना थी। उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो यह एआईसीटीई विश्वकर्मा पुरस्कारों की श्रेणियों में से एक है और 2019 से एआईसीटीई के द्वारा यह प्रस्तुत किया जा रहा है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, आईसीसी के द्वारा हाल ही में जारी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली या जॉनी बेयरस्टो? आपका राइट ऑप्शन है इसमें विराट कोहली। देखिए, आईपीएल 2020 से पहले आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी की है, जिसमें कि भारतीय कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजों की आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप स्थान पर बने हुए हैं, जबकि इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वहीं टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इस लिस्ट में नंबर 2 के पायदान पर हैं। बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय है दुबई यूएई में, इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। इट वॉज फाउंडेड एज द इंपीरियल क्रिकेट ऑफ कॉन्फ्रेंस इन 1909 by representatives from Australia, England and South Africa. It was renamed as the International Cricket Conference in 1965 and took up its current name in 1989. इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? 110वें, 113वें, 115वें या 119वें? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 116वें स्थान पर। देखिए, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। विश्व बैंक की तरफ से 16 सितंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के मुकाबले भारत की
स्कोर में सुधार देखने को मिला है। 2018 में जो भारत का स्कोर था वो था 0.44, जो कि हालिया रिपोर्ट में बढ़कर के 0.49 हो गया है। पिछले साल भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर था। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। ये आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं, जिसके बाद दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप और लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपको कल दिया गया था। 18 सितंबर 2020 को कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सड़क एवं परिवहन मंत्री। आपका राइट ऑप्शन था इसमें प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ साथ यात्री सुविधाओं में संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें किउल नदी पर एक रेल सेतु, दो नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित और एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड, बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। इसे आप याद रखेंगे। आज के लिए आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर या 20 सितंबर? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो जितना ज़्यादा हो सके उतना डिटेल में लिखने का इसे प्रयास किया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप डिटेल में एक बार लिख देते हैं तो दोबारा आप फिर उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।